माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू जी, जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मेरे मित्र डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, इसके सूत्रधार श्री राहुल जैन मणि जी, श्री लोकेश कावड़िया जी, श्री प्रभात मिश्र जी, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी, श्री ललित वर्धन जी, श्री विश्वरंजन जी, श्री सर्जियस मिंज जी और उनके नाम डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा, सभी माननीय देवियों, मीडिया के मित्रों, मैंने इस पुस्तक के कुछ लेख प्रकाशन से पहले और कुछ पुस्तक प्रकाशित होने के बाद पढ़े। दरअसल अक्षय विरासत तो साहित्य और संस्कृति की ही रहती है। राजवंश समाप्त हो जाते हैं, बड़े स्मारक भी समाप्त हो जाते हैं, सनातन और अक्षय यही रहता है। और कैसे ये शताब्दियों तक साहित्य कई परंपराओं में, वाचिक परंपरा में भी कैसे जीवित रहता है, कैसे अक्षय रहता है। एक प्रसंग मुझे स्मरण आता है, अक्टूबर 1985 का, मैं पाकिस्तान के सिंध में खानपुर शहर के नवाब ने अध्यापकों के सम्मान में एक नृत्य का और लोकगीतों का आयोजन किया था। वो नृत्य करते हुए वो लोक गायक जो गा रहे थे वो मुझे बहुत कुछ अपना लगता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ परिचित है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दुविधा शायद मेरे पास में मुझसे एक सीट छोड़ करके बैठे हुए एक सज्जन ने माफी, उन्होंने कहा कि आप क्या विचार कर रहे हैं? मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये अपना लगता है। उन्होंने कहा मैं हैदराबाद सिंध विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ भाषा शास्त्र का। ये वही भाषा है जिस भाषा में ऋग्वेद की ऋचाएं रची गई और हजारों सालों से ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट गरीब गुलाम है इस नवाब के। इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, इन्हें कहीं जाने नहीं दिया जाता, दिन भर इनसे काम कराया जाता है, इनके पैरों में बेड़ियां रहती हैं और रात के वक्त भी उन्हें खोला जाता है। तो ये एक कितने लंबे समय तक एक हमारी वाचिक और श्रुति परंपरा साहित्य को जीवित रखती है, इसका एक साक्षात्कार मुझे हुआ। साहित्य कितना सार्वभौम भी होता है। मैं छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक रहा। 1982 के अंत में मैं चंडीगढ़ आजीविका के सिलसिले में एक अखबार में गया, तो मैं यहाँ सुना करता था कि माधवानंद कामकंडला की कथा का केंद्र यहाँ का डोंगरगढ़ है, और यही मेरे मन में रचा बसा, मेरा ज्ञान वहीं तक था। जब मैं वहां गया तो एक दिन ग्रंथालय में मेरे हाथ में एक पुस्तक लगी, जोध कवि का संस्कृत में महाकाव्य था, माधवानंद कामकंडला। और वहां के लाइब्रेरियन तो विद्वान थे ही, लेकिन ट्रिब्यून के जो महाप्रबंधक थे भामरे, वो IAS थे और बंसीलाल से किसी अनबन की वजह से वो VRS लेकर के वहां के जनरल मैनेजर हो गए थे। मैंने उनसे जाकर के पूछा, उन्होंने कहा इतना ही नहीं, ये तो यहाँ के थे ही, ये माधवानंद कामकंडला केवल जोध कभी नहीं लिखा था, इसे पंडित आलमचंद ने, जो बाद में आलम शाह हो गए थे, बड़ा प्रसिद्ध किस्सा था उनका अंग्रेजी के साथ वाला, कि उन्होंने अपनी पगड़ी में एक पंक्ति लिखी थी, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कच्ची, वो पगड़ी रंगने के लिए दे दी गई। और अंग्रेजन से जो वो पगड़ी लौट करके आई तो उसमें दूसरी पंक्ति भरी हुई थी कि कटी को कंचन काट के कुचन मध्य धर दी। ये कितना
जितना सार्वभौम होता उतना ही नहीं, उन दिनों में वहां पर अर्जुन सिंह जी वहां थे और सुनील कुमार नहीं एक मिनट थोड़ा सा, तो सुदीप जी उनके सारा देखते थे। सुदीप जी यूं तो मनसा वाचा कर्मणा मध्य प्रदेश के थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुज्ञात व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि इसी पर माधवन काम करने पर बहुत अच्छा उपन्यास बांग्ला में भी लिखा गया और ये साहित्य की सार्वभौमिकता का एक दृष्टांत था। फिर किस प्रकार से राजनीति तोड़ती है, अन्य कारणों से जब सारे कारक समाज में सद्भावना कायम करने में असहाय हो जाते हैं, तब साहित्य की क्या भूमिका होती है, इसको भी वहां पर तब अनुभव किया गया जब पंजाब के सारे साहित्यकारों ने और पंजाब के रंगकर्मियों ने एक सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए एक साझी विरासत को लेकर के उन्होंने पंजाबियत का वहां पर नारा दिया और उसको लेकर के काली नदी के पार एक बड़ा काव्य संग्रह जिसमें सबकी रचनाएं थी और इस प्रकार से साहित्यकार समाज के लिए, व्यक्ति में एकजुटता के लिए और देश की हिफाजत के लिए भी अपने प्राणों तक को देने को तत्पर होता है। उसके 3 दृष्टांत तो मुझे कम से कम मिले। पास से मेरी खूब मुलाकातें थी, ट्रिब्यून की वजह से मेरी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन एक बड़े अखबार में होने की वजह से तो पास से मेरी बात थी। एक पंजाब के बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी, उनका बेटा था सुमीत सिंह। सुमीत की भी ऐसे ही शहादत हुई थी और सुमीत की शहादत के वक्त का मुझे बड़ा एक कारुणिक दृश्य मालूम है कि उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो सुमीत की पत्नी ने अपना लाल, अभी शादी हुए शायद 1 बरस ही हुआ था, उसने अपना लाल शाल उतार करके सुमीत के ऊपर उड़ाया और कहा, सुमीत तेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तेरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगी। और उसने उस बात को आगे बढ़ाया। आदमजीत थे, वो शरण सिंह थे, कितने लोग, कितने पत्रकार वहां पर शहीद हुए। तो ये साहित्य एक शस्त्र की तरह। और फिर उसी समय में बहुत रोमानी कथाएं और रोमानी कविताएं लिखने के लिए चर्चित रही है अमृता प्रीतम, लेकिन देश का, मुल्क का जज्बा जब भीतर से जागता है तो उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छी एक कविता लिखी और बड़ा सस्वर उन्होंने उसको गाया वहां पर। और वो कविता थी कि मैं आखा वारिस शाह हूं, तू कब्रा में हो। मैं वारिस शाह को कहती हूँ, तू अपनी कब्रों में से बोल और समझा इन जुनूनियों को ये क्या कर रहे हैं। और वारिस शाह की हीर जब गाई जाती थी तो चाहे सरहद के उस पार गाई जाती हो, चाहे सरहद के इस पार गाई जाती हो, वारिस शाह की जब हीर गाई जाती थी तो दोनों तरफ के लोग तो झूमते ही थे, दोनों तरफ की संगीनें भी नीचे झुक जाया करती थी। बारहा तोपे भी गर्जना बंद कर दिया करती थी। ये होती थी एक ताकत। और अद्भुत गढ़वा साहित्य की, लोक साहित्य की, रंगकर्म की इस शक्ति ने राजनीति के अलावा भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लगभग 1 दशक के रक्तपात के बाद पंजाब यदि फिर से खड़ा हो गया, नहा धोकर के साफ सुथरे धवल चेहरे के साथ खड़ा हो गया, मोहब्बत में गलबनियां डालते हुए खड़ा हो गया, तो ये ताकत साहित्य की भी थी। इस पुस्तक में लोक संस्कृति पर, लोक साहित्य पर और इस छत्तीसगढ़ के तो बहुत सारे के भानु जी के काव्य प्रकाश पर और तमाम ढेर सारी रचनाएं हैं। इनकी भी अपनी शक्ति है। साहित्य बहुत धीरे परंतु निरंतर काम करता है, साहित्य बहता रहता है नदी के समय। इसलिए साहित्य
सार्वकालिक भी होता है, साहित्य सार्वभौम भी होता है। उस नदी का जल जो एक क्षण मेरे सामने में है, वो अगले क्षण उससे आगे निकल जाएगा, लेकिन उसके पीछे वाला जल आ जाएगा। जो है वो नहीं रहा, लेकिन अपनी समग्रता में, अपनी निरंतरता में वो नदी है। यही साहित्य है, यही संस्कृति है, वो नूतन भी है, पुरातन भी है, और अपनी शाश्वतता के कारण वो अजर भी है, अमर भी है। आपने मुझे सुन लिया, मैं बहुत तैयारी से आया नहीं था। मैं और नमस्कार करता हूँ, मुझे बुलाया, इस इतने जनों की सभा के सामने बोलने का मैंने तो साहस किया, गलतियां की मुझे क्षमा करेगी।